हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर क्लास 12। ऐसे एमसीक्यू जो आपका एग्जाम में आना कंपलसरी है, और ये अगर आप 100 एमसीक्यू देख लेते हैं और साथ साथ इसका अगर सॉल्यूशन देख लेते हैं तो आपको एमसीक्यू में अच्छा नंबर लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि अगर दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस d है और दो चार्जेस में लगने वाला फोर्स अगर F है, और यदि हम लोग चार्जेस को डबल करते हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस को भी डबल करते हैं तो जो न्यू फोर्स होगा वो न्यू फोर्स क्या होगा। तो इसको समझते हैं हम लोग इस टाइप से। दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 दिया हुआ और जो सेकेंड चार्ज है इसको हम लोग Q2 मान के चल रहे हैं। और दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस d लिखा गया है। तो जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होगा F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई d r स्क्वायर होता। तो डिस्टेंस को r लिखने से डिस्टेंस क्या दिया है d, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग d का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। दो चार्जेस के बीच में लगने का फॉर्मूला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर होता था। तो यहाँ डिस्टेंस को d माना गया है, तो यहाँ पर r की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, d स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो चार्जेस है वो चार्जेस को डबल कर दे रहे हैं। तो जो Q1 लिखे थे तो Q1 की जगह में लिखेंगे 2Q1, और जो Q2 लिखे थे वो Q2 की जगह में लिखेंगे 2Q2। उसके साथ साथ डिस्टेंस को भी डबल हो रहा, तो जो डिस्टेंस d लिख रहे थे अब वो डिस्टेंस की जगह हम लोग लिखेंगे 2d। ऐसा चेंजेस कर रहे हैं। क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं, चार्जेस को डबल कर दिए और डिस्टेंस को डबल कर दिए। तो जो न्यू फोर्स होगा न्यू फोर्स को लिखेंगे हम लोग F डैश बराबर फॉर्मूला K कांस्टेंट है, Q1 के जगह में लिखेंगे 2Q1। अब चार्ज 2Q1 बन गया और जो Q2 था वो बन गया 2Q2 डिवाइडेड बाय दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस था, पहले डिस्टेंस d दिया हुआ था, आप जब डिस्टेंस को भी डबल कर देंगे तो d के जगह में लिखेंगे ना 2d का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, F डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और d का स्क्वायर क्या हो जाएगा d स्क्वायर। तो नीचे का 4 और ऊपर वाला 4 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आ जाएगा आपका F डैश इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहीं देखे थे क्या? ये देखिए पहले जो फोर्स लग रहा था F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। अभी भी जो फोर्स है वो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। दोनों फोर्स आपस में क्या है, सेम। मतलब F डैश और F आपस में सेम होगा। अगर आप डिस्टेंस को डबल करते हैं और चार्जेस को भी डबल करते हैं तो दोनों में जो फोर्स लगेगा फोर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहले जो फोर्स था और अभी जो फोर्स है दोनों का फोर्स का मान सेम होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपको सही होगा। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज का जो सबसे छोटा यूनिट होगा, चार्ज का जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले समझना कि चार्ज का जो सबसे छोटा यूनिट होता है दो चीज के पास होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स दूसरा प्रोटॉन्स। तो चार्ज का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा उसका मान होगा 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ये चार्ज का सबसे छोटा यूनिट है और ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के पास और साथ साथ किसके पास होता है, प्रोटॉन्स के पास। सिर्फ नेचर अलग अलग। इलेक्ट्रॉन्स के पास जो चार्ज होगा वो नेगेटिव इन नेचर होगा और प्रोटॉन्स के पास जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव इन नेचर, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा, सेम। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कोई पूछे आपको तो बताना इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो चार्ज है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। और यहाँ पर कहीं ऑप्शन में दिया गया क्या, ये देखिए ऑप्शन में दिया गया कि 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 2 कूलम ऑफ चार्ज। अगर चार्ज का मान 2 कूलम है, यहाँ दिया गया 2 कूलम ऑफ चार्ज के लिए निकालना है। अगर चार्ज का मान Q का मान 2 कूलम दिया गया है तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मान क्या होगा, N का मान क्या होगा। तो इस को सॉल्व करने के लिए आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला Q इक्वल टू NE। Q के जगह में चार्ज का मान कितना दिया 2, N के जगह में N का मान नहीं दिया गया और E ने बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का सबसे छोटा यूनिट। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो N इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई E। N इक्वल टू अगर सॉल्व करेंगे 2 डिवाइडेड बाई E का मान होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे पूरा टोटल, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, पूरा टोटल सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा, N इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 का पावर -19 था। पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में एक 0 आ गया, 19 किस में दिया माइनस, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको लिखेंगे n इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 का पावर 19। अब 20 डिवाइडेड बाई 16 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.25। आप इसको सॉल्व करके देख लोगे, इसका आंसर आएगा 1.25 इंटू 10 का पावर 19, इतना इलेक्ट्रॉन्स आएगा।
मतलब अगर 2 कूलम चार्ज होगा तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का संख्या होगा वो होगा 1.25 इंटू 10 का पावर 19। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड कैसे करते हैं। तो F इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। तो जिसका डायमेंशन फॉर्मूला या फिर जिसका असाइनमेंट फाइंड करना पड़ता है उसको हम ऊपर में लिखते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट क्या ऊपर में है? नहीं है, तो उसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन नॉट को इक्वल टू इधर लाएंगे और F जो था मल्टीप्लाई में ऊपर में था, इधर आ जाएगा तो नीचे हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय एफ आर स्क्वायर। जो नंबर है 1/4 पाई, ये नंबर है, नंबर का कोई ना यूनिट होगा, नंबर का कोई ना डायमेंशन होगा, तो उसको हटा देते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? ऊपर में चार्जेस है, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला 80 होगा। 2 चार्ज है तो 80 का क्या लिखना पड़ेगा? एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? फोर्स। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT-2 और उसके साथ दिया गया R। R यानी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का जगह में लिखेंगे L और डिस्टेंस का स्क्वायर है तो L स्क्वायर। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते तो क्या मिलेगा आपको? M नीचे में दिया गया है तो M को ऊपर ले जाएंगे। M का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो गया। उसका L को लिखते हैं। L यहाँ पर कितना दिया है? L का पावर 1 है और यहाँ पर दिया गया 2, तो L का पावर हो गया 3, ऊपर ले जाएंगे तो L का पावर हो जाएगा -3। और T जो दिया गया नीचे में T दिया गया -2, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा और ऊपर में पहले से 2 को T है, अगर नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ऐड हो गया। ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा? 4। और A का पावर कितना हो जाएगा? स्क्वायर है तो वहाँ 2 हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला M-1 L3 T का पावर 4 और A का पावर 2। ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि आपको वर्क डन फाइंड करना है अगर कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग 90 डिग्री रोटेट करते हैं। मतलब दिया गया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा गया है और उसको हम लोग 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। तो पहले इसका एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट दोनों के बीच का जो एंगल था 0 डिग्री था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा गया था, तो एंगल का मान 0 डिग्री था। और अब जो वो 90 डिग्री रोटेट हो जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये आपका एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपको पूछ रहा है तो बताओ वर्क डन का मान क्या होगा? तो वर्क डन को निकालने के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी का मान जानना होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U = -PE cos थीटा, ये फॉर्मूला है। तो आपको वर्क डन चाहिए तो वर्क डन का मान चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो हम लोग लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो W बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की आखिरी पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? तो लिखेंगे -PE cos। आखिरी में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना कितना डिग्री का बना? 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी था उसका मान क्या होगा? तो लिखेंगे -PE cos और कितना डिग्री बनेगा? तो स्टार्टिंग में जो था एंगल था वो 0 डिग्री था, तो यहाँ 0 डिग्री पुट करें। अगर इसको पूरा सॉल्व करेगा तो W बराबर क्या हो जाएगा? cos 90 का मान कितना होगा? 0। और 0 के साथ अगर कोई भी नंबर को इंटू करें तो पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा? 0। तो 0 लिखे, माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा? प्लस, तो प्लस लगा दिए और PE तो PE लिख दिए। और cos कितना डिग्री है? 0 डिग्री। तो cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ पर 1 पुट कर दिए और इसको सॉल्व करें तो W बराबर क्या हो गया? PE। तो वर्क डन का मान हो जाएगा PE। जब आप कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल को 90 डिग्री रोटेट करोगे तो उसमें जो वर्क डन स्टोर होगा तो वो जो वर्क डन करेगा उस वर्क डन का मान PE होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का असाइनमेंट क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का असाइनमेंट को हम लोग 2 रूप में लिख सकते हैं, एक चैप्टर 1 के हिसाब से, दूसरा चैप्टर 2 के हिसाब से। पहला हम लोग इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम और दूसरा हम इसको लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का असाइनमेंट 2 है, एक न्यूटन पर कूलम लिख सकते हैं या फिर वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ देखिए कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन में न्यूटन पर कूलम कहीं नहीं दिया गया, तो आपको चेक करना होगा वोल्ट पर मीटर। क्या कहीं वोल्ट पर मीटर दिया गया? दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 2 असाइनमेंट होगा, पहला न्यूटन पर कूलम, दूसरा होगा वोल्ट पर मीटर। इसको याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया कि एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट क्या होगा। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू उसका यूनिट के साथ आपको याद होना चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 इंटू 10 का पावर -12। यूनिट होता है उसका कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का पूरा मान है। तो एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं तो उसको समझ लीजिए। F इज इक्वल टू होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला है। तो अगर एप्सिलॉन नॉट चाहिए तो एप्सिलॉन नॉट को ऊपर कर दिए और F को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा वहाँ पर Q1 Q2, नीचे में क्या आ जाएगा F आर स्क्वायर। अब इसका अगर एसआई यूनिट को देखेंगे तो ऊपर में चार्जेस है तो 2 गो चार्ज है तो चार्ज के चलते कूलम होगा, 2 गो चार्ज के चलते कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर्स के चलते आ गया न्यूटन, डिस्टेंस आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस के चलते आ गया मीटर और मीटर का स्क्वायर। अब इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा कूलम स्क्वायर, एन का पावर 1 है ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1, एम का पावर 2 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो इसका एसआई यूनिट हो गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर का यूनिट कौन सा है? नीचे दिए गए 4 गो फिजिकल क्वांटिटीज़ है तो 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ में से वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होगा। तो अभी हम आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझाएं कि 2 चीज़, न्यूटन पर कूलम और एक होगा वोल्ट पर मीटर, ये दोनों यूनिट होगा किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो यहाँ पर वोल्ट पर मीटर बोला तो वोल्ट पर मीटर किसका ऐसा यूनिट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और एक क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आप इसका आंसर दे सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। आपके लिए क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर किसका यूनिट है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है सेम ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया कि टॉर्क का वैल्यू क्या होगा जब कोई हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक, ये फॉर्मूला है आपका टॉर्क का, ये फॉर्मूला है आपका टॉर्क का। दूसरा होगा अगर कोई बार मैग्नेट को अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें भी टॉर्क लगेगा। टॉर्क 2 चीज़ में रखेगा, टॉर्क 2 चीज़ में लगेगा। पहला टॉर्क 2 चीज़ में लगेगा, पहला इलेक्ट्रिक डाइपोल में, दूसरा बार मैग्नेट में। जब किसी बार मैग्नेट को हम लोग कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखते हैं तो उसमें एक फोर्स टॉर्क लगेगा। तो वो टॉर्क का फॉर्मूला होगा टाउ इज इक्वल टू, यहाँ पर था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वहाँ पर आ जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। यहाँ पर था इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहाँ पर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो दूसरा फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे भी टॉर्क लगेगा और बार मैग्नेट पे भी टॉर्क लगेगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क का फॉर्मूला है पी क्रॉस ई, और जो बार मैग्नेट पे जो टॉर्क लगेगा उसका फॉर्मूला है एम क्रॉस ई। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें ध्यान देना पी पहले होगा ई बाद में होगा। और यहाँ पर सेम ऑप्शन यहाँ भी दिया है कि ई क्रॉस पी, ये गलत होगा। पहले डाइपोल मूवमेंट होगा उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको आपको ध्यान देना है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान किस पे डिपेंड करेगा। अगर कोई क्लोज सरफेस के चलते आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान किस पे डिपेंड करेगा। तो क्लोज सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होता है वो गॉसेस लॉ देता है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो क्यू है ये टोटल चार्ज इनक्लोज द बॉडी, वो सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्या है उस चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन देखिए, पहला शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, रेडियस बड़ा हो छोटा हो डिपेंड नहीं करेगा, उस शेप के अंदर चार्ज कितना वो चार्ज पे डिपेंड करेगा। दूसरा है सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। तीसरा नंबर चार्ज इनक्लोज्ड, तो चार्ज इनक्लोज्ड इज करेक्ट आंसर, कि कोई सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो डिपेंड करेगा कि उससे कितना फील्ड लाइन बाहर की ओर पास होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया कि गॉसेस लॉ क्या है। तो गॉसेस लॉ सेम चीज़ अभी जो हम लोग पढ़ें कि फाई इज इक्वल टू क्या होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से होते हुए पास कर रहा है उसका नंबर को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स करते हैं। जैसे मान के चलो 2 सरफेस है, एक छोटा सा सरफेस दिया है, इसके अंदर चार्ज दिया गया क्यू, इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर होगा उस नंबर को हम लोग क्या नाम से जानेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस का अगर आप निकालना चाहोगे तो गॉसेस लॉ का यूज होता है। और गॉसेस लॉ का कहना है कि अगर आप सरफेस जैसे भी हो, टेढ़ा मेढ़ा सरफेस जैसा भी, अगर उस क्लोज्ड है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एकमात्र फॉर्मूला क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए होलो एस्फेरिकल सेल। कोई अगर होलो एस्फेरिकल सेल होगा तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा। तो समझना, सबसे पहले कोई चार्ज जो होगा, चार्ज बॉडी के अंदर में नहीं होता, चार्ज जो होगा ये बॉडी के सरफेस में होगा। अगर चार्ज बॉडी के सरफेस में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर क्यों निकलेगा। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा ये सरफेस के अंदर नहीं जाएगा। अगर सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं होगा, तो ई का मान क्या हो जाएगा, 0। तो अगर कभी भी आपको पूछा जाए कि किसी बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होगा। लेकिन सेम क्वेश्चन में अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ दे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कांस्टेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होगा लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर। अगर कोई चार्ज कंडक्टर है, उसका चार्ज कंडक्टर के जस्ट सामने अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फॉर्मूला जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। किसी कंडक्टर के जस्ट बाहर में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज कंडक्टिंग सेल। किसी चार्ज कंडक्टिंग सेल, सेल मतलब समझना कि अंदर से खोखला होगा, सेल मतलब अंदर से खोखला है और ये चार्ज है इसमें। आपको पूछ रहा बताओ इसके अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होगा। अब बताओ, वीडियो को पॉज कीजिए और इस कमेंट में इसका आंसर लिखिए। अभी हम आपको समझाएं कि कोई अगर चार्ज कंडक्टर होगा तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट प्लेन स्लिट। अगर कोई इन्फिनाइट प्लेन स्लिट है उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा। ये बहुत, इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक इन्फिनाइट पॉजिटिव प्लेन स्लिट है, आपको उसके चलते किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ एन यूनिफॉर्मली चार्ज एस्फेरिकल सेल। आपको पूछ रहा कोई यूनिफॉर्मली चार्ज, सेम क्वेश्चन दिया गया कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज एस्फेरिकल सेल है और इस यूनिफॉर्मली चार्ज एस्फेरिकल सेल के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा। तो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ क्यू चार्ज। किसी क्यू चार्ज के चलते किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे बन रहा होगा ना तो वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए वीडियो को और उसका आंसर आप खुद से सॉल्व कीजिए। उसके बाद अगर आपसे आंसर नहीं बन रहा तब आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया कि अगर हम लोग कोई एक चार्ज को कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर में मूव करवाते हैं तो उसमें टोटल वर्क डन का मान क्या होगा। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे तो उसको समझना मेरे को। एक कोई सरफेस है, उस कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब उसका प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान सेम होगा। अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान 5 वोल्ट होगा तो इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कितना वोल्ट दिया होगा, 5 वोल्ट। और अगर कोई एक चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करवाते हैं तो उसका वर्क कितना होगा। वर्क का फॉर्मूला होता है W बराबर चेंज इन पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो उसका फाइनल पोटेंशियल भी 5 है और इनिशियल जो पोटेंशियल होगा उसका मान भी 5 होगा। तो 5 माइनस 5 कितना होगा, 0। तो उसका वर्क डन का मान कितना हो जाएगा, 0। अगर किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस में, इक्विपोटेंशियल का मतलब हो क्या होगा कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल का मान सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मान कितना होगा, 0। और जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को वर्क करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मान 0 होगा, जिसके चलते वर्क डन का मान 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट होता है वोल्ट, लेकिन आप वोल्ट को दूसरा रूप में भी लिख सकते हो, जूल पर कूलम। तो कहीं कहीं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट को वोल्ट लिखा रहेगा, या फिर अगर वोल्ट नहीं लिखा है तो उसके जगह में लिखा रहेगा जूल पर कूलम। तो यहाँ पर तो जूल लिखा है लेकिन पर कूलम नहीं लिखा गया, तो ये तो नहीं होगा। तो बी नंबर ऑप्शन, वोल्ट इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा? तो कैपेसिटेंस सिर्फ 3 चीज़ पे डिपेंड करेगा। पहला एरिया ऑफ द प्लेट, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, तीसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। 3 चीज़ पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। हम लोग लिखते हैं C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D। ये 3 चीज़ पे डिपेंड करेगा। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एरिया पे और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? चार्ज पे, तो चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस पे नहीं डिपेंड करेगा। करंट पे डिपेंड करेगा नहीं। किस पे डिपेंड करेगा? ज्योमेट्री में, उस पर, उसका शेप कैसा, छोटा है बड़ा है, उस पर डिपेंड करेगा। मतलब आकार पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया? द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या होगा? फराड। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया द कैपेसिटेंस ऑफ एस्फेरिकल कैपेसिटर। अगर कोई एस्फेरिकल कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस का मान क्या होगा? तो उसका फॉर्मूला हम लोग जनरल फॉर्मूला से निकालते हैं। कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q/V। अब उसको सॉल्व करेंगे तो C इज इक्वल टू Q लिखिए, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। R इज द डिस्टेंस। तो उसके बाद ये Q और ये Q आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? नीचे में क्या दिया हुआ? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R, उसको कहाँ ले जाएंगे? ऊपर। तो क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। करेक्ट आंसर। कैपेसिटेंस ऑफ एस्फेरिकल कैपेसिटर फॉर्मूला होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया कि अगर आप कोई कैपेसिटर के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं तो बताओ उसका कैपेसिटेंस का मान बढ़ेगा या फिर घटेगा? तो इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान है। अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को बढ़ाओगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान भी बढ़ेगा, और अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिया गया द एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर के पास कितना एनर्जी स्टोर होगा? तो उसका फॉर्मूला है U इज इक्वल टू 1/2 CV²। ये फॉर्मूला है U इक्वल टू 1/2 CV²। इस फॉर्मूला को हम लोग और दो रूप से लिख सकते हैं। पहला U इक्वल टू 1/2 C की जगह में क्या लिख सकते हैं? Q/V, कैपेसिटेंस का जो जनरल फॉर्मूला है, और V²। ये भी और ये का भी का एक स्क्वायर आपस में कैंसिल होगा, तो U इक्वल टू होगा 1/2 QV। ये एक फॉर्मूला बना। दूसरा क्या होगा? U इज इक्वल टू 1/2 C की जगह में C, अब V का मान पुट करेंगे तो हम लोग C इक्वल टू क्या जानते हैं? Q/V। तो V इक्वल टू क्या होगा? Q/C। तो V की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q/C। तो V जहाँ पर था तो V की जगह में लिखना है Q/C, और यहाँ पर V का स्क्वायर था पहले, तो यहाँ पर Q/C का भी क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। तो इसको और ज़्यादा सॉल्व करो तो क्या आएगा? U इक्वल टू 1/2 C Q²/C²। ऊपर का एक C, नीचे का एक C का स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इसका आंसर आ जाएगा U इक्वल टू 1/2 Q²/C। 3 फॉर्मूला। एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर देयर आर 3 फॉर्मूला। पहला है U इक्वल टू 1/2 CV², दूसरा है U इक्वल टू 1/C QV, तीसरा है U इक्वल टू Q²/2C। तीनों फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया कि ओम्स लॉ रिलेट। ओम्स लॉ किसके किसके बीच का रिलेशन बताता है? V, I और R के बीच का रिलेशन बताता है। V इज इक्वल टू IR। सबसे इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ का लिमिटेशंस। तो ओम्स लॉ का तीन लिमिटेशन है। फर्स्ट, ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर में एप्लीकेबल होगा। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, ओम्स लॉ नॉर्मल टेम्परेचर में एप्लीकेबल होगा। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा या फिर अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होगा तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा हो गया। तीसरा, ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल होगा। ये डायोड हो गया, रेक्टिफायर हो गया, मतलब सेमी कंडक्टर पर एप्लीकेबल नहीं होगा। 3 लिमिटेशन है, तीनों लिमिटेशन को आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबको जानकारी होगा इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होगा? एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिपेंड अपॉन। कोई कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा किस पे डिपेंड करेगा? 3 चीज़ पे डिपेंड करेगा। उसका जो फॉर्मूला है वो R इक्वल टू रो L/A, ये फॉर्मूला है।
R इक्वल टू रो एल बाई ए। रो बताएगा नेचर को, एल बताएगा लेंथ को, और ए बताएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। मतलब जो रेजिस्टेंस होगा तीन चीज़ पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द नेचर, मतलब वो जो मटेरियल है वो मटेरियल की सब्सटेंस का मिलकर बना है, तीन चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में दिया गया क्या लेंथ पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा, क्या डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, करेगा। मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, ऑल ऑफ दिस। और एक बात समझ कर रखिएगा, कभी भी अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस दिख गया तो आप मान के चलो ऑल ऑफ दिस ही आंसर होगा। 99% चांस होता है अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस दिया है तो ऑल ऑफ दिस को आपको टिक करके आना है। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया कि अगर कोई कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर देते हैं तो बताओ उसका करंट का मान क्या होगा। डबल हो जाएगा ऑब्वियसली, हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो बोला अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर देंगे तो जो करंट होगा उसका मान भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम होगा। और अगर आपको कोई पूछता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होगा, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट ओम मीटर होगा। तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस का पूछा है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का, तो एसआई यूनिट ओम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इज डिपेंड अपॉन, कि इलेक्ट्रॉन्स का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा ये किस पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है dv इक्वल टू माइनस ई टाउ बाई एम। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो कैपिटल ई दिया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और एम दिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो इसमें दिया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनमें से किस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, इसलिए ई लिखा गया है। अगर ई का मान चेंज करो तो वी का मान भी चेंज होगा, पहला ऑप्शन सही है। उस दूसरा दिया रिलैक्सेशन टाइम, क्या रिलैक्सेशन टाइम यानी टाउ पे डिपेंड करता है, टाउ पे डिपेंड करता है। अगर टाउ को चेंज करोगे तो डी का मान भी चेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया गया कि करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा ये क्या होगा। तो करंट डेंसिटी का टोटल 3 फॉर्मूला, ध्यान देकर सुनिएगा। करंट डेंसिटी का टोटल 3 फॉर्मूला। पहला J इज इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला करंट बाय एरिया, ये करंट डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला। दूसरा J इक्वल टू सिग्मा E कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा हो गया। एंड तो करंट डेंसिटी का थर्ड फॉर्मूला को समझने के लिए आपको 2-3 बातों को समझना होगा। पहला करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन आपको जानना पड़ेगा। तो I इज इक्वल टू NEAVD, ये फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I क्या है, करंट है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और A है एरिया, और DV है उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि J का मान क्या होगा। तो J इक्वल टू I के जगह में I का मान को पुट कर देना, NEAVD, VD को भी लिख दिए, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या दिए, एरिया, एरिया के चलते क्या लिख देंगे, ये एरिया आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो J इक्वल टू क्या आ जाएगा, NEV। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का मान क्या होगा, पहले आप देखो J इक्वल टू क्या लिखते हैं, करंट बाय एरिया। तो इसका अगर ऐसा यूनिट आपको देखना पड़ेगा तो करंट के चलते क्या आ जाएगा, एम्पियर, और एरिया के चलते क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड फॉर्मूला ऑप्शन नंबर ए, और यहाँ ई नहीं दिया, ई की जगह में चार्ज लिख दिया। इस ऑप्शन नंबर यहाँ चार्ज लिख दिया है, ई की जगह में क्यू लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का मान क्या होगा, पहले आप देखो J इक्वल टू क्या लिखते हैं, करंट बाय एरिया। तो इसका अगर ऐसा यूनिट आपको देखना पड़ेगा तो करंट के चलते क्या आ जाएगा, एम्पियर, और एरिया के चलते क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ। कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल होता है, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। 34 में दिया गया कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर मेटेलिक कंडक्टर। अगर कोई कंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट का मान क्या होगा।
अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो भी बढ़ेगा कंडक्टर के लिए, फॉर कंडक्टर। और सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो घटेगा, ये फॉर सेमीकंडक्टर। कंडक्टर में अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और अगर सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, तो यहाँ वो कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द सही आंसर, पॉजिटिव होगा, वो बढ़ेगा। अगर घटता तो उसको हम नेगेटिव कहते हैं, अगर रेजिस्टेंस घटता तो उसको हम नेगेटिव कहेंगे, डिक्रीज होगा। अगर इंक्रीज होगा तो उसको हम पॉजिटिव मान के चलेंगे। तो ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उसमें जो फोर्स एक्ट होगा तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, तो उस फोर्स को हम लोग जानेंगे लॉरेंज फोर्स के नाम पे। अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फोर्स भी आएगा, साथ साथ उसके पास मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को जब जोड़ते हैं तो जो टोटल फोर्स होता है उस टोटल फोर्स को हम लोग लॉरेंज फोर्स के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होगा, टेस्ला, इस सबको पता है। और इसके साथ साथ आपको समझना कि एसआई यूनिट तो टेस्ला होगा, लेकिन सीजीएस यूनिट जो होगा, सीजीएस यूनिट जो होगा ये गॉस होगा। सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गॉस, तो 1 टेस्ला इक्वल टू कितना गॉस होगा, 10 का पावर 4 गॉस। ये रिलेशन को भी याद रखना, 1 टेस्ला इक्वल टू 10 का पावर 4 गॉस, और अगर 1 गॉस इक्वल टू पूछे तो क्या बताओगे, 10 का पावर -4 टेस्ला। दोनों को याद करने की जरूरत नहीं, किसी एक को याद करके रखना, 1 टेस्ला इक्वल टू 10 का पावर 4 गॉस। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हम किसका यूज करते हुए निकालते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मेरा बात को समझना, अगर आपको फोर्स का डायरेक्शन पूछे मैग्नेटिक फोर्स तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं, और अगर आपको करंट पूछे कि करंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हो, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल होगा ये फोर्स को बताता है, और उसका जो राइट हैंड रूल होगा वो उसका करंट का डायरेक्शन को बताता है। अगर आपको करंट का डायरेक्शन जानना है तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल से यूज करना होगा, और अगर आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन चाहिए तो आपको लेफ्ट हैंड रूल का यूज करना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग पैरेलल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज है, अगर वो चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में मूव कर रहा है तो उस चार्ज में कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला इज द मैग्नेटिक फोर्स। अगर चार्ज का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो एंगल का मान कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ साइन 0 डिग्री पुट करना होगा, और साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0। और 0 को किसी भी नंबर से अगर इंटू करें, मल्टीप्लाई करें तो उसका मान भी कितना हो जाएगा, 0। तो फोर्स का मान 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मेरे बात को समझे कि नहीं। टोटल क्वेश्चन 100 है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी चल रहे हैं। अगर धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पाथ मूविंग परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज परपेंडिकुलरली मूव कर रहा था तो वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा। तो अगर कोई चार्ज सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसका रेडियस का मान क्या होगा, तो रेडियस का फॉर्मूला होगा R इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। R इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि किस पे डिपेंड करेगा, पहला चार्ज पे, चार्ज तो आ रहा नहीं है, रेडियस निकालने में चार्ज पे डिपेंड करेगा। वेलोसिटी आ रहा है क्या, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। तीसरा दिया है मैग्नेटिक फील्ड भी डिपेंड करेगा। ऑल ऑफ दिस अबव, सारा। तो हम हमको बता रहे हैं अगर ऑल ऑफ द अबव है ऑप्शन में तो उसी को आँख बंद करके टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई वायर को हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख लेते हैं तो इस वायर पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो इस वायर पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू IL वेक्टर क्रॉस B। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो F इक्वल टू ILB साइन थीटा, ये फॉर्मूला आता है। तो ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, ये ऑप्शन नहीं है। तो जब ये ऑप्शन नहीं है तो देखना है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हटा दिया जाता है, और उसके बाद देखना ये ILB कहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर होना चाहिए था ILB साइन थीटा, लेकिन जब ILB साइन थीटा नहीं होगा, जब ऑप्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ नहीं है तो आप विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला ऑप्शन को टिक करोगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 41 में दिया गया, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कि मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा।
तो मैग्नेटिक फ्लक्स का SI यूनिट होगा वेबर। याद रखना कि मैग्नेटिक फ्लक्स का SI यूनिट वेबर होगा, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स का जो CGS यूनिट होगा, CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको कहते हैं हम मैक्सवेल। 1 वेबर इक्वल टू 10 का पावर 8 मैक्सवेल होता है। याद रखिए मैक्सवेल और वेबर के बीच का रिलेशन, 1 वेबर इक्वल टू 10 का पावर 8 मैक्सवेल। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया गया कि द मैग्नेटिक फोर्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। कोई सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है तो उसका सेंटर में मैग्नेटिक फोर्स का मान क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन, देखिए लास्ट वाला ऑप्शन क्या दिया, ऑल ऑफ दिस, तो यही वाला सही होगा। अगर कहीं भी ऑल ऑफ दिस दिखेगा तो ज़्यादातर चांस बनता है कि ऑल ऑफ दिस ऑप्शन सही होने का। तो देख लो एक बार, B इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग लूप, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2R, ये फॉर्मूला है। तो वाला दिया कि क्या करंट पे डिपेंड करेगा, तो करंट पे डिपेंड कर रहा है। क्या रेडियस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। उसके साथ एक मल्टीप्लाई हो जाता है n, नंबर ऑफ टर्न्स। क्या नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा। अगर एक ही गो लूप होगा तो उसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कम होगा, अगर 50 गो लूप होगा तो उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो क्या नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा। मतलब करंट, रेडियस और नंबर ऑफ टर्न्स तीनों पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ऑल ऑफ द अबव सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है कि अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है तो वो दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फोर्स का नेचर कैसा होगा। तो समझना इधर, अगर पैरेलल करंट कैरिंग वायर है मतलब दोनों का करंट का डायरेक्शन सेम होगा, तो अगर पैरेलल करंट कैरिंग वायर है तो दोनों अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। अगर यही जगह में दिया होगा टू एंटी पैरेलल करंट कैरिंग वायर, एंटी पैरेलल का मतलब पैरेलल तो होगा लेकिन जो डायरेक्शन होगा अपोजिट होगा, एक का करंट ऊपर की ओर जाएगा तो एक का करंट नीचे की ओर जाएगा। अगर एंटी पैरेलल करंट कैरिंग वायर होगा तो वो दोनों आपस में रिपल्सन करेगा, और अगर पैरेलल करंट कैरिंग वायर होगा तो वो दोनों आपस में अट्रैक्शन करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया द टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप। अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रख देंगे तो उसमें टॉर्क का मान क्या आएगा। तो टॉर्क का सिंपल सा फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, और अगर इसको और ज़्यादा सॉल्व करने जाओगे तो टाउ इक्वल टू एम मतलब क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट, और मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला होगा वो होता है करंट इनटू एरिया, उसके साथ साथ क्या लिख देंगे मैग्नेटिक फील्ड, और ये नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करेगा तो यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू NIAB। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड फॉर, किस लिए इसका यूज किया जाता है। लेफ्ट हैंड रूल मतलब फोर्स का डायरेक्शन, राइट हैंड रूल मतलब करंट का डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया लेफ्ट हैंड रूल का यूज किस लिए किया जाता है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए लूप, किसी लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला होगा वो m इज इक्वल टू लिखते हैं करंट इनटू एरिया, ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक मूवमेंट का, IA, m इज इक्वल टू IA। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में भी दिया गया द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, तो करंट के चलते एम्पियर आ गया और एरिया के चलते मीटर स्क्वायर, तो हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय, इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ से मिलेगा, तो फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल से मिलेगा। इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल से मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 49 लेंस लॉ इज ए कंजर्वेशन ऑफ, लेंस लॉ में क्या कंजर्वेशन होगा, तो लेंस लॉ में एनर्जी कंजर्वेशन होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल में काम करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 40 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज डिस्कवर बाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खोज किसने किया, तो फराडे ने किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो खोज किया वो फराडे बोल के नाम ने किया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।